हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हिंदी साहित्य की इस प्रतिज्ञा सीरीज़ के अंतर्गत आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास नंबर 11 होगा। ये क्लास आपकी हर जगह काम करेगी, चाहे आपका यूपीटीजीटी पीजीटी हो या फिर आपका ईएमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS हो। जहाँ पर आपसे साहित्य से संबंधित काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ ये काम करने वाली है। जो बच्चा नया है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि DSSS भी टीजीटी पीजीटी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे करा चुकी हूँ अपने चैनल पर, और उसी के बाद मैंने प्रतिज्ञा सीरीज़ शुरू की है। तो आप अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर ले सकते हैं। DSSS भी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अंतर्गत मैंने 2021 के 11 सेट कंप्लीट कराए हैं। और बात करें अगर 2018 की, तो यहाँ पर भी 11 सेट कंप्लीट कराए हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिलकर। 2015 की बात करते हैं तो टायर 1 टायर 2 दोनों पेपर यहाँ पर हुए हैं, और 14 के भी हमने टायर 1 टायर 2 दोनों पेपर यहाँ कंप्लीट किए हैं। तो आप ये वाली क्लासेज हमारी चैनल पर जाकर ले सकते हैं। इन क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत ही हमने जो अपनी सीरीज़ कंप्लीट की है 3900 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में, चलिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्लासेस आपके लिए आपको तभी मिल पाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिएगा, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्लास आपको पसंद आएगी, बिल्कुल आएगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर जरूर करना। चलिएगा, क्लास को करते हैं शुरू। और इससे पहले वाले जो 50 क्वेश्चन थे वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। देखिएगा, वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं यहाँ पर शामिल की गई हैं। अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन होता है, और ये संशोधन जो है आपका 1967 में होता है। इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और इस भाषाओं की संख्या जो है वो 15 हो जाती है। सबसे पहले कितनी संख्या थी मूल संविधान में? भाषाओं की 14 संख्या थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन जब किया जाता है, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और संख्या हो गई 15। ध्यान रखेंगे, इस बात को पूछ ली जाती है ये चीज़ें। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, और इस अधिनियम के द्वारा, ये अधिनियम हुआ था आपका 1992 में। इसके अंतर्गत कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई हैं, और तब इनकी संख्या हो जाती है 18। अब देखिएगा, फिर इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन अधिनियम आता है, और वो आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। याद कैसे रखेंगे? 21 को प्लस करेंगे 71 में, कितना हो जाएगा आपका? 92। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ऊपर के दोनों याद भी हैं तो नीचे वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा। और ये अधिनियम आपका आया था 2003 में। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर देना है। कौन सा नहीं है? तो सर्वनीय, यहाँ पर अनीय प्रत्यय लगा है इसमें, ये उपसर्ग से नहीं बना। सजीव भी बना है, नगण्य भी बना है उपसर्ग से, और पंचरंगा भी बना है उपसर्ग से। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अविकारी शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी शब्दांश होते हैं, लेकिन ये उपसर्ग के विपरीत शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्द के, और प्रत्यय जो है वो बाद में जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53, आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? आर्य भाषा को बताना है कितने कालों में विभक्त किया गया है। तो राइट आंसर जो बनेगा 3। देखिएगा, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है।
और तीसरे नंबर पर आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान काल तक है। आगे चलिए, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है, प्राकृत भाषा का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, और अपभ्रंश भाषा जो है इसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का माना गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। हिंदी और अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? ये शब्द बताना है आपको कि ये शब्द किसके हैं। सी राजगोपालाचारी जी, राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। और रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। नागार्जुन एक प्रमुख प्रगतिवादी कवि है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद का क्या कहा जाता है? नागार्जुन जी को सलाहकार पुरुष कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन को भी देखो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं में आंसर देना है। सिंह का बताना है क्या नहीं होता। सिंह को क्या क्या बोलते हैं? केसी भी बोलते हैं और शार्दुल भी बोलते हैं, सिंह को व्याघ्र भी बोलते हैं, लेकिन उरग नहीं बोलते। उरग इसको नहीं बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उरग ही हो जाएगा। देखिएगा सर्प के पर्यायवाची यहाँ पर आपको दिए गए हैं, सर्प को ही बोलते हैं उरग। और अहि है, भुजंग है, विषधर है, उरग है, नाग, फणीधर, सांप, ये बोलते हैं सर्प को। शेर का पर्यायवाची शब्द शार्दुल, व्याघ्र, केसी, केहरी, केसरी, मृगराज आदि। क्वेश्चन नंबर 56, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि बताना है और सबको मालूम है कि गुरुमुखी। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई है। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि 10वीं सदी से विकसित हुई है, जो कि शारदा लिपि से विकसित हुई है। और शारदा लिपि कब की है? 10वीं सदी की लिपि है। बांग्ला भाषा की पूर्वी लिपि पूर्वी नागरी लिपि है। यह देवनागरी लिपि का ही अंग है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 57 आपके लिए ये रहा। यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको बताना है आपको। ये जो 4 शैलियाँ यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से कौन सी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपि का विकास हुआ है? तो सभी को समझ आ गया होगा, दक्षिणी शैली से हुआ है। दक्षिणी शैली से तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। और ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि तथा शारदा लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ब्राह्मी लिपि 2 भागों में डिवाइड होती है और पहले भाग को दक्षिणी शैली और दूसरे भाग को उत्तरी शैली का नाम दिया गया। दक्षिणी शैली के अंतर्गत जो लिपियां आती हैं, जिन लिपियों का विकास होता है, उनमें तेलुगु, तमिल और कन्नड़ आती हैं। उत्तरी शैली का विकास होता है, उत्तरी शैली जो है परिवर्तित होती है गुप्त लिपि में, और गुप्त लिपि सिद्ध मातृका या फिर कुटिल लिपि में परिवर्तित हो जाती है। यही सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि फिर से 2 भागों में डिवाइड होती है। एक है देवनागरी लिपि जिसका समय 9वीं सदी है, और शारदा लिपि इसका समय 10वीं सदी है। शारदा लिपि ही आगे चलकर गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी इनमें परिवर्तित होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। क्षणिक का बताना है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द शाश्वत होता है। शेष तीनों जो है आपके मेल नहीं खाते हैं आंसर से। और शोक का विलोम आपका हर्ष होता है। अधम का विलोम उत्तम होता है। निषेध का विलोम जो है वो विधि होता है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर। मुरलीधर का मतलब क्या होता है?
मुरली को धारण करने वाला, उसी को तो बोलते हैं मुरलीधर। श्री कृष्ण जी को बोला जाता था। देखिएगा यहाँ पर मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। और जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, कौन होगा? शिव। चक्रपाणि, चक्र है पाणी यानी कि हाथ, पाणी किसको बोलते हैं? हाथ को। हाथ में जिसके अर्थात क्या? विष्णु, अर्थात होगा आपका विष्णु। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। लोकधन उपचार का बताना है क्या होता है? लोकधन उपचार का होता है लोकोपचार। लोकोपचार लोकधन उपचार से मिलकर बना है, जहां ए और उ मिलकर ओ बनाते हैं। आगे देखिए इसको, लोकोपचार में गुण संधि है और गुण संधि यदि ए और आ के बाद में ई उ और या फिर दीर्घ उ और री जैसे स्वर आए तो दोनों के मिलने से कर्म जो है इनका ए ओ अर हो जाता है। इनका कर्म क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, उ मिलेगा ऐसे तो ओ हो जाएगा, ई मिलता है ऐसे तो ए हो जाता है, री मिलेगा ऐसे तो अर हो जाता है। ए धन ई ए धन उ ओ, ए धन री अर, आधन ई ए, आधन उ ओ, आधन ई ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर देना है और राइट आंसर आपका यहाँ पर होता है समग्र। समग्र ये आपका प्रत्यय से नहीं बना है। पंचायत, मथानी और तंद्रिल ये बने हैं आपके प्रत्यय से। अब देखिएगा यहाँ पर व्याख्या इसकी। समग्र प्रत्यय से बना शब्द का सही विकल्प नहीं है। मथानी में आनी प्रत्यय है, मथ मूल शब्द है और इसमें ये क्या है? आपका तदित प्रत्यय है। पंचायत में आयत प्रत्यय है, पंच मूल शब्द है, इसमें भी तदित प्रत्यय है। तंद्रिल में इल प्रत्यय है, तंद्रा मूल शब्द है, इसमें भी तदित प्रत्यय है। तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ में लगते हैं, जैसे कि संज्ञा हुआ, आपका स्वरनाम हुआ, विशेषण हुआ, इनके अंत में लगते हैं, धातु में, क्रिया में नहीं लगते, तो वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कब हुक हो यही रहीनी रहोगे, कब हुक हो यही रहीनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुहाव गेहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? रस बताना है पंक्ति में कौन सा है और राइट आंसर आपका हो जाता है शांत रस। इन पंक्तियों में शांत रस है। सर्वप्रथम आचार्य भृतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का विवेचन किया है और भृतमुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भृतमुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं माना गया, शांत रस को रस नहीं गिना गया। आचार्य भृतमुनि ने 8 ही रसों की रचना मानी है और ये मैंने आपको बताए भी थे कि बाकी रस जो हैं वो किस किस ने माने हैं और कैसे। यहाँ देखिएगा आप, शांत रस को वहाँ पर नहीं गिना जाता। आचार्य अनुभव गुप्त ने नवमो अपि शांतो रसः कहकर 9 रसों को काव्य में इन्होंने स्वीकार किया है। और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है, या इसको हम रसपति भी बोलते हैं, रसराज भी बोलते हैं और रसपति भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, इसको वैराग्य और वीतराग भी बोलते हैं। शांत रस निर्वेद या फिर वैराग्य नामक स्थायी भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न है। स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन ईश्वर चिंतन और संसार की असारता, आश्रय ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पाठन आदि, संचारी भाव गलानी, दैन्य उद्वेग जड़ता, ये है। क्वेश्चन नंबर 63। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज रहे 15 मिनट घंटा भर आलाप, साज रहे 15 मिनट और घंटा भर आलाप,
घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो आपको भी समझकर इसको हंसी आ रही होगी, और इसमें क्या है, हास्य रसी है आपका राइट आंसर, आपने ठीक पहचाना बिल्कुल। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप और सज रहे साज मिले 15 मिनट, मतलब उनको माइक तो 15 मिनट के लिए मिला था, लेकिन वे करते रहे घंटों भर आलाप, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। पंक्ति में हास्य रस है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और रसों की संख्या 9 है। मूलतः रस 8 ही माने जाते हैं। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकार, आकार, वेशभूषा, वाणी आदि और चेष्टा आदि से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 64, उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमे को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमे कहा जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, बताना है यहाँ पर कि जब उपमान को ही हम उपमे कह देते हैं तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। ध्यान रखना इस बात को, जब आपसे कहा जाए कि उपमे को उपमान के समान नहीं कहा जाता, उसको उलटकर, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, जहां ये शब्द आपको दिख जाए ना कि उलटकर कहा जा रहा है, उपमान को ही उपमे कहा जा रहा है, तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। जहां उपमे को उपमान के समान न कहकर उलटकर उसको उपमान को ही उपमे कहा जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। और अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, जब भ्रमवश किसी चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का बोध हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगर बात करें व्यतिरेक अलंकार की, तो व्यतिरेक अलंकार उपमे की उपमान से अधिकता का अथवा उपमान की न्यूनता का वर्णन ही व्यतिरेक है। मानवीकरण, मानवीकरण क्या होता है, जब जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग आदि, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, हवा और पक्षी, पत्थर पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो, वो बताना है हमें। सही विकल्प क्या होगा, मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा सामान चाहिए। तो यहाँ पर आपको नहीं बताया गया कितना, लेकिन एक वो मात्रा बता दी थोड़ा, तो आप क्या करेंगे, इसको परिणामवाचक विशेषण करेंगे। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए, इसमें परिणामवाचक विशेषण है, और विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपका, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाता है। अभी आप साहित्य पढ़ रहे थे, अभी आप कहाँ पर आ गए हैं, इसमें व्याकरण पढ़ने लगे। इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे, काव्यशास्त्र में आ गए थे। तो सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, जब हम व्याख्या सहित क्वेश्चंस को करते हैं, रिवाइज होती चली जाती है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये भी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। आपका रिवाइज तो इसी से होता है, आप नहीं बैठ के पूरी बुक को रिवाइज कर सकते, यही तरीका होता है करने का। क्वेश्चंस भी सोल्व होते हैं और रिवाइज भी होता है। 4 ऑप्शन के विषय में भी आपको मालूम होता है। चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया, और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। देखिएगा, यहाँ पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो दिया इन्होंने, स्वर्णामिक विशेषण बताया है, और विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले स्वरनाम को ही स्वर्णामिक विशेषण कहते हैं। यह वह, कोई व्यक्ति, कुछ लाभ, जो पुस्तक, कौन मनुष्य आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो स्वर्णामिक विशेषण का कार्य करते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या आता है, जो शब्द संज्ञा अथवा स्वरनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा अच्छा, बुरा, लाल, गोरा, पतला, अगला, ऊंचा, भला और सुंदर आदि गुणवाचक विशेषण है। तीसरे नंबर पर आता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा स्वरनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, 1, 2, 3, 4 क्रम से भी चल सकते हैं। आपका आधा, पौना, 3 गुना, चौगुना, इस तरीके से भी हो सकते हैं। आदि संख्यावाचक विशेषण है।
नंबर 4 पर आता है परिणामवाचक विशेषण। नंबर 4 पर क्या आएगा? परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान हो, वे कहलाते हैं आपके परिणामवाचक विशेषण। जैसे कि थोड़ा, बहुत, 3 और 3 मीटर, इस तरीके से आपके क्या होते हैं? ये हो जाते हैं आपके परिणामवाचक। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए गए वाक्य में सही जो वाक्य दिया गया है आपको, इसमें सही वाक्य भेद को पहचानना है। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। यह निश्चित नहीं है कब आएगा। तो आना किस पर, मतलब पहला जो वाक्य है वो सरल वाक्य है और ये दूसरा निर्भर वाक्य वाला। तो यहाँ आपका मिश्र वाक्य की पहचान है। की से भी आप पहचान सकते हैं। देखिएगा, अर्थ के आधार पर अगर बात करते हैं वाक्यों की, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर अगर बात करें तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये मैंने पहले भी बताए हैं दोनों, आपको फिर से देख लीजिए। रचना के आधार की बात करते हैं तो आता है सबसे पहले आपका सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, शिल्पी पत्र लिखती है। तो सारे ही वाक्यों में आपका एक ही वाक्य है, एक ही उद्देश्य है और एक ही इसमें विधेय है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय होता है, सरल वाक्य बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आता है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या फिर 2 से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों, जैसे कि आपका और हुआ, अथवा, एवं, या, अथवा, और, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौटा, और शब्द से जुड़े हैं तो ये योजक शब्द हैं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, किस शब्द से जुड़े हैं? योजक शब्द से जुड़े हैं। पर भी यहाँ पर योजक शब्द का काम कर रहा है। नंबर 3 पर आता है आपका मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में प्रधान मुख्य उपवाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और एक आश्रित यानी गौण उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब, जहाँ, वहाँ आदि से जुड़े होते हैं, इन शब्दों से मिले हुए होते हैं, मिश्रित होते हैं इनमें, तो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और इनमें क्या होता है? एक मुख्य उद्देश्य होता है, एक मुख्य उद्देश्य होगा आपका और एक मुख्य विधेय होगा। इसके अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होंगी, एक से अधिक इसमें समापिकाएं क्रियाएं होंगी। तो इस तरह के वाक्य को हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। यहाँ देखिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। और मध्यम पुरुष क्या होगा? यहाँ पर आप हो जाएगा। आप मध्यम पुरुषवाचक का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत मैं, हम लोग, मैंने, हमने, हमारा, मेरा और मुझे आते हैं। बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसमें तू, तुम, आप, तुम लोग और तुम्हें, तुमको आएगा, यानी कि तय, फैमिली और आप, ये, आपको, ये सब आते हैं मध्यम पुरुष में। अब नंबर 3 पर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें यह, वह, वे, उनकी, उनसे, उनको, उसको, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। और मेरे जो है यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरे क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसकी में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और वह में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वर्णीय, सर्वण्य, क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। सर्वण्य में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। राइट आंसर अनीय प्रत्यय होगा। आगे चलिए, सर्वण्य में अनीय प्रत्यय है और सर्वण्य अनीय कृत प्रत्यय है। वे शब्द जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। सर्वण्य जो है वो सर्व और अनीय से मिलकर बना है सर्वण्य। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो।
संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आ जाओ। इससे आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अभी आपने ऊपर जो है वो रचना के आधार पर देखा था कौन कौन से वाक्य होते हैं डिटेल में। अब यहाँ पर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जरूर आते हैं ये चीज़ें क्वेश्चन पेपर में। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 पर आता है विस्मयवाचक वाक्य, और नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य, और नंबर 8 संदेहवाचक वाक्य। रचना के आधार की अगर बात करते हैं तो 3 भेद होते हैं वाक्य के, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये तीनों हम याद रखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विषय द्वारा की गई क्रियाएं व कथन व स्थान, विषय द्वारा की गई क्रियाएं व स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं उद्दीपन विभाव। विषय द्वारा की गई क्रियाएं अथवा वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा क्या है? संचारी भाव, जिसको हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव। प्रधान भाव वही भाव हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस के आधार हैं और एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, जो बाद में आचार्यों ने 2 और स्थायी भावों को वात्सल्य व भगवत विषयक रीति मान्यता दी है। इसे स्थायी भावों की संख्या 11 और रसों की संख्या भी 11 हो गई है। विभाव ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वो होता है जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है, जैसे कि नायक नायिका। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या फिर परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाता है, जैसे कि चांदनी। एकांत स्थल, चांदनी क्या है? एकांत स्थल, और नायिका आपका नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ये उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आती हैं। उद्दीपन विभाग में आ जाएंगी सारी चीजें आपकी। फिर आते हैं हम अनुभाव पर। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। मनोभावों की संख्या 4 मानी गई है, कायिक, वाचिक, मानसिक और आहार्य। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। शुद्ध जो है यहाँ पर वो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अध्यक्ष। अधि से क्या बना है? अध्यक्ष बना है। इसको राइट कर देंगे और इसकी जो है आप व्याख्या देखिएगा। अध्यक्ष जो है वो अधि उपसर्ग से बना है और अध्यक्ष में उपसर्ग अधि, अध्यक्ष में मूल शब्द है अक्ष। अधि और अक्ष मिलकर बनाते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष में उपसर्ग अधि का अर्थ है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अत्यंत में अति उपसर्ग का मूल शब्द है अंत। अति धन अंत अत्यंत। अत्यंत में उपसर्ग अति का अर्थ है अधिक, ऊपर और उस पार। ये चीजें आ रही है आपकी समझ में, इनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आघात में आ उपसर्ग है और घात जो है वो मूल शब्द है। अनुपयुक्त में अन उपसर्ग है, और जो आपका उपयुक्त है ये आपका शब्द है। चलिए आगे चलें। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 73 को देखो। बुरे दिन आना किसी मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है। बुरे दिन आना क्या होगा? बुरे दिन आना होता है तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना मुहावरे का अर्थ बुरे दिन आना होता है। और थरी छूटना मुहावरे का अर्थ होता है डर से कांपना।
तंग आना, इसका मतलब है परेशान हो जाना। पस्त करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हरा देना या फिर पस्त कर देना। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इनमें से हमें विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प बताना है और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा सही होगा कि जापान एक देश है। देखिए, क्या उसने काम कर लिया? आपसे प्रश्नवाचक में पूछा गया था। राम का मकान अधर है, उधर है। राम का मकान क्या है? उधर है। ये संकेत देकर बताया गया आपसे। और मैंने अब तक कुछ नहीं खाया, ये निषेध वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं आया है, निषेधवाचक वाक्य है। 75 नंबर क्वेश्चन, कान उमेटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान उमेटने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दंड देना। कान उमेटना यानी कि दंड देना या सावधान करना। डींगे मारना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ी बड़ी बातें करना या हाँकना। और चुगली करना, इसका मतलब क्या है? मुहावरे का अर्थ है बातों को फैलाना या दूसरों को बता देना। 76 नंबर क्वेश्चन, सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरी सा ऊंचा हो मन, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पंक्ति में अलंकार बताना है। उपमा अलंकार होगा राइट आंसर। आगे, उपमा अलंकार का क्या मतलब होता है कि अत्यंत सादृश्यता के कारण, सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु एक प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या फिर प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें सागर तथा गिरी उपमान है, मन और हृदय उपमेय है, सा यहाँ पर वाचक शब्द है तथा गंभीर एवं ऊंचा ये साधारण धर्म है। गंभीर व ऊंचा क्या है? साधारण धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा का यहाँ पर सही विकल्प बताना है 77 नंबर में। और दाल जो है आपका, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि देखिए जो नापने तोलने वाली चीज़ें हैं वही आती हैं द्रव्यवाचक में। आगे देखो, इसकी व्याख्या पर चलते हैं। दाल द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ठोस पदार्थों में आपका सोना, चांदी, तांबा, लोहा आ जाता है। द्रव्य पदार्थों में तेल, पानी, दाल, दही, इस तरह के घी शब्द आ जाते हैं। और गैसीय पदार्थों में आपका धुआं, ऑक्सीजन ये आ जाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, जहाँ न वाच्यार्थ काम करे, जहाँ न लक्ष्यार्थ काम करे, ठीक है, जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ अर्थात शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ हो, अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो आपका होगा अभिव्यंजना। ठीक है, आपका कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? अभिव्यंजना हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, एक ही सेकंड रुकिए बस। हाँ चलिएगा, अब देखिए आगे। ये मैं आपको बता दिया, यहाँ पर देखिएगा। प्रक्रिया या फिर पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। ये भी मैंने बहुत बार बताया आपको। अभिधा होती है, लक्षणा होती है और व्यंजना होती है। अभिधा का मुख्य अर्थ का बोध होता है कि बोध होता है। अभिधा से क्या होता है? मुख्य अर्थ का बोध होता है। और लक्षणा से मुख्यार्थ संबंधी लक्ष्यार्थ का बोध होता है। जो मुख्य अर्थ से संबद्ध होता है लक्ष्यार्थ, उसका बोध होता है। लेकिन व्यंजना से ना तो मुख्यार्थ पर बोध होता है ना ही लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का अर्थ बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द के माध्यम से शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ का बोध हो उसे ही व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा का अर्थ व्यक्त करने में समर्थ
हो जाती है, असमर्थ हो जाते हैं, तब क्या होता है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है और इसके पीछे व्यंग्यार्थ का बोध होता है। आप एक बात समझिए, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आई होगी, बहुत छोटी सी चीज़ समझिए। जो लिखा है उसका वही अर्थ आप समझते हैं, अभिधा। उसका कोई लक्ष्य करके अर्थ आप समझते हैं, उसके लक्ष्य को देखिए। एक क्वेश्चन है, सूर्य अस्त हो गया। अगर मैं बोलती हूँ सूर्य अस्त हो गया, तो इसका मतलब एक सीधा सीधा ये भी है कि सूर्य छिप गया, अस्त हो गया। आपने वही समझा, तो ये अभिधा होगा। और इसका कोई लक्ष्यार्थ करके अर्थ आप समझते हैं कि आपने किसी और चीज़ को अपने हिसाब से समझ लिया, मैंने कुछ और बोला, आपने अपने लक्ष्य से कुछ और समझ लिया, तो वो होता है लक्षणा। और ये दोनों भी अर्थ जब काम नहीं करते, कोई तीसरा अर्थ आता है, तो वहाँ आपकी व्यंजना होती है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 को देखिएगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार बताना है और राइट आंसर जो है वो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। इस चीज़ से भी आप यहाँ पहचान सकते हैं कि रूपक अलंकार है। आगे देखिए, प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी मंच का यहाँ रघुवर बाल पतंग, उदयगिरी मंच और मंच पर इसका प्रयोग हुआ है, और रघुवर बाल पतंग का इसमें सूर्य का हुआ है, और संतों पर सरोज कमल का यहाँ पर, और लोचन पर भृंगो यानी कि भोरों का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कब होता है? जब गुण की अत्यंत असमानता के कारण उपमेय को ही उपमान बताया जाता है। यानी एक सेकेंड, यानी यहाँ क्या होता है, उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। 80 नंबर क्वेश्चन को देखो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार भेद का सही विकल्प हो। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, और वाक्य क्या है आपका, उसमें अच्छाई थी इसीलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। तो इसलिए से भी आप समझ गए होंगे, अगर ये वाक्य में पूछा जाता है तो कौन सा वाक्य है, ये है आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि योजक शब्द यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये कौन सा है आपका, ये है योजक वाक्य है। ये संयुक्त मतलब संयुक्त वाक्य योजक शब्द से जुड़ा है ना, इसलिए से इसी कारण से। अभी मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। संयुक्त वाक्य जब 2 या फिर 2 से अधिक सरल और स्वतंत्र वाक्य और अथवा तथा और तथा एवं या परंतु इसलिए समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह धूप में खेलता रहा इसीलिए बीमार पड़ गया। नेक्स्ट है, यहाँ एक फिर से गद्यांश दिया गया है, तो इससे संबंधित भी 5 क्वेश्चन होंगे। निम्न अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है, देखिए गद्यांश पूरा आपके सामने है, आप लोग भी रीड करिएगा। हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिम राशि ने जिन नदियों को जन्म दिया है, उनमें उत्तरापथ को सींचने वाली गंगा और यमुना नाम की नदियाँ जीवन की धमनियों की तरह हैं और ये हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के आंगन में अनेक नए खेल खेले हैं और उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह हुआ वह जीवंत है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, यह सच्चाई हमारे रोम रोम में बंधी हुई है। नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाले आदि युगों के जीवन पर हम अब जितना अधिक विचार करते हैं, उनको अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही अधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। जब तक भारतीय जाति का जीवन भारत भूमि के साथ बना हुआ है, जब तक हमारे सांस्कृतिक पर्व पर लाखों मनुष्य नदियाँ और जलाशयों के तत्व पर एकत्र होते रहेंगे,
जब तक संकटों में बलिदान की भावना प्रत्येक मन में जागती रहेगी, जब तक एक देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान जीवित है, तब तक हमारे आंतरिक गठन और हमारे अस्तित्व को सकुशल समझना चाहिए। और क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? 81 नंबर क्वेश्चन, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक बताना है। सटीक शीर्षक यहाँ क्या होगा, शीर्षक बताएंगे। और राइट आंसर हो जाता है हमारा हमारी पवित्र नदियाँ। हमारी पवित्र नदियाँ इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, अनुच्छेद के अनुसार नदियों की अंतर्वेदी से क्या आशय है? अंतर्वेदी से आशय बताना है नदियों की, और इसका जो राइट आंसर होगा आपका, दो नदियों के बीच की भूमि को ही हम अंतर्वेदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत क्या हैं? आदि स्रोत हमारे देश में बहने वाली नदियों का हिमालय की अनंत हिमराशि है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और सदानीरा, ये नदियाँ आपकी हिमालय से ही निकलती हैं और नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध है। हमारे अतीत में ऋषि मुनियों ने इन नदियों के किनारे ज्ञान को प्राप्त किया है। हमारे ऋषि मुनि गंगा नदी के पानी को पवित्र मानते थे और आज भी अनेक शुभ कार्यों में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अस्तित्व का समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं में आंसर देना है। राइट आंसर होगा संबंध। संबंध अस्तित्व का समानार्थी शब्द नहीं है। जीवंतता भी है, हस्ती है और विद्यमानता भी है। वे शब्दांश जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, गंगा और यमुना नदी किसकी साक्षी रही है? गंगा और यमुना नदी बताना है किसकी साक्षी रही है। ये साक्षी रही है भारतीय, ये किसकी साक्षी रही है? भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की, भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। गंगा और यमुना नदियाँ भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही है। गंगा और यमुना नदी आदि नदियों ने भारतीय जनजीवन को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध रखा है और गंगा यमुना नदी का वर्णन हमारे आदि ग्रंथ वेदों में मिलता है। निम्न काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो ये काव्यांश है, अब इस काव्यांश को पढ़ना है अच्छे से, इसको भी देखिएगा। महाप्रलय की अग्नि साथ लेकर जो जग में आए, विश्व बलि शासन का भय जिनके आगे शरमाए, चले गए जो शीश चढ़ाकर अर्घ दिया प्राणों का, चले मजारों पर हम उनकी दीप एक जलाएं। टूट गई बंधन की कड़ियां, स्वतंत्रता की बेला, लगता है मन आज हमें कितना असवन अकेला। जीत गए हम, जीता विद्रोही अभिमान हमारा, प्राणदान से शुद्ध तरंगों को मिल गया किनारा। उदित हुआ रवि स्वतंत्रता का व्योम उगलता जीवन, आज़ादी की आग अमर है घोषित करता कण कण। कलियों के अग्रों पर पलते रहे विलासी कायर, उधर मृत्यु परों से रहा जूझता यौवन। उस सहीर यौवन की सुधि हम क्षण भर को ना बिसारे, उसके पग चिन्हों पर अपने मन में मोती वारे, उसके पग चिन्हों पर अपने मन में मोती वारे। क्वेश्चन नंबर 86, अनुच्छेद के अनुसार विश्व बलि शासन किसे कहा गया है? विश्व बलि शासन किसे कहा गया है? ब्रिटिश शासन को कहा गया है विश्व बलि शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, कवि जिनकी मजारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है, कवि जिनकी मजारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है, किनकी मजारों पर? इन्होंने पूछा किनकी मजारों पर कर रहा है, तो शहीदों की मजारों पर कर रहा है कवि दीपक जलाने का आह्वान, क्योंकि इन पंक्तियों में वीर शहीद की जो है आपने पढ़ी कुर्बानियां हैं, उनके साहस और शौर्य का वर्णन किया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार शहीदों
के बलिदान से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हमें शहीदों के बलिदान से आज़ादी प्राप्त हुई है। 89 नंबर क्वेश्चन, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। काव्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पर शहीदों का बलिदान हो जाएगा। और इन काव्य पंक्तियों में हमारे देश के क्रांतिकारी शहीदों और उनके द्वारा किए गए बलिदान का अभूतपूर्व चित्रण किया गया है। उनके समर्पण, वीरता और शौर्य त्याग का भी चित्रण किया गया है। इससे इन काव्य पंक्तियों के शीर्षक, जो काव्य पंक्तियों का सटीक शीर्षक बैठता है, वो शहीदों का बलिदान होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्योम का समानार्थी शब्द नहीं है? व्योम का समानार्थी शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? अवसाद नहीं होगा। अंतरिक्ष भी होता है, फलक भी होता है और अधर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 91, किस चरण पर गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल निम्न में से ऊपर नहीं किया जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता? कौन सा वो आपका पाठ्यक्रम है, कौन सी वो गतिविधि है? तो वो है आपका प्रारंभिक चरण। क्या है? प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण पर गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल निम्न से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि प्रारंभिक चरण में गतिविधि पाठ्यक्रम छात्र पर उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना वह माध्यमिक या फिर अन्य चरणों में होता है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, बड़ी संख्या के साथ कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीकी सबसे अच्छी होती है? कौन सी तकनीक होती है? बड़ी संख्या में कक्षा में व्याख्यान और नोट्स, इनके द्वारा अगर आप पढ़ाएंगे तो ये सबसे अच्छी तकनीक कहलाएगी। बड़ी संख्या के साथ कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए व्याख्यान और कक्षा नोट्स सबसे अच्छी तकनीक है। और इस विधि में किसी भी पाठ को भाषण के रूप में बालक के सामने पेश किया जा सकता है। साथ ही छात्र कक्षा नोट्स के सहायता से कक्षा अध्यापक से भी जुड़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, नाटक कितने प्रकार के होते हैं? बताना है कि नाटक कितने प्रकार के होते हैं। नाटक होते हैं आपके, एक तो रैखिक नाटक विधि होती है और दूसरी प्रकारीय नाटक विधि। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन, कौन समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है? कौन है जो समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है? राइट आंसर होगा समाज सेवा। समाज सेवा समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है। समाज सेवी कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी बैठाकर उनके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पाठ्य पुस्तक का उपयोग डैश के रूप में किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक का उपयोग जो है वो किसी विषय का अध्ययन के रूप में किया जा सकता है। और नेक्स्ट आपका 96 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन 96 नंबर। जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सामग्री अनुकूलन। जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामग्री अनुकूलन कहा जाता है। और शिक्षण सहायक सामग्री के कुशल प्रयोग से अध्यापक जो है वो छात्रों का सहायक सामग्री जब आप प्रयोग करते हैं, कुशल प्रयोग करते हैं उसका शिक्षण के अंतर्गत, तो अध्यापक जो है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास आसानी से कर सकता है। 97 नंबर क्वेश्चन, वातावरण की सहायता से और कमतर प्रयासों से भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया को बताना है क्या बोलते हैं? तो 97 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन बोलते हैं इसको। वातावरण की सहायता से और कमतर प्रयासों में भाषा सीखने की प्रक्रिया को भाषा अर्जन कहा जाता है। शेष विकल्प आपके जो है वो गलत है। भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र भाषा को सीखने तथा समझने की योग्यता का विकास करता है। छात्र में क्या होता है? भाषा को सीखने की प्रक्रिया का विकास होता है। 98 नंबर क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी प्रतिभागियों की कौन सी जोड़ी प्रतिभागियों को पारंपरिक कौशल, आत्मविश्वास, संचार और मुखरता विकसित करने में मदद करते हैं? कौन है जो इनको संचार और मुखरता को विकसित करने में मदद करती है? तो राइट आंसर आपका मिश्र लिंग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र लिंग। मिश्र लिंग की जोड़ी जो है वो प्रतिभागियों को पारस्परिक कौशल, आत्मविश्वास, संचार और मुखरता विकसित करने में मदद करती हैं और इससे छात्र व छात्राओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा। साथ ही खेल भावना एवं पुरुष
स्त्री पुरुष के प्रति सम्मान की भावना का भी विकास होगा। 99 नंबर क्वेश्चन। वृद्धि और वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से व्यक्ति के किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? वृद्धि शब्द व्यक्ति के शारीरिक भाव का प्रतिनिधित्व करता है। और संचार के बिना लोग क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा आपका एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते। संचार के बिना लोग एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।